हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 6 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल सेंसस के ऊपर है, किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसके डेटा को जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज के जो सेक्शन है उसके लिए रेलेवेंट है। जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है उसमें रेलेवेंस है, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए कोई ना कोई टेक तो यूज़ होगा, तो उस टेक का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि उस टेक से क्या कोई इश्यूज़ हैं, क्या कोई चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस है तो उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। अब इस बार जो सेंसस होने जा रहा है उसमें कास्ट रिलेटेड चीज़ों को भी इंक्लूड करने की बात की गई है, तो इस वजह से 2018 में 8th क्वेश्चन इसी से रिलेवेंट आया था। कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल्स का जो कंटेंट होता है वो कॉपी नहीं होता, बट उसके की पॉइंट्स को आप अपने क्वेश्चन में कॉपी ज़रूर कर सकते हैं। तो जब ये आर्टिकल आपको समझाऊंगा तो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से इसके डेटा को, जो भी इस आर्टिकल का डेटा है या जो भी इसके अंदर की पॉइंट्स होंगे, उन की पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है, जब सेंसस में कास्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाएंगी, इवन तो थोड़े दिन पहले एक कास्ट सेंसस से रिलेटेड आर्टिकल था जहां मैंने आपको याद होगा एक्सप्लेन किया था कि कैसे कास्ट सेंसस अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उसके, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी आपसे। ठीक है। तो उन की पॉइंट्स को कैसे इसमें डालना है वो भी आपको समझ में आएगा। फिर क्या है, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया, आपको इस पर अपना कमेंट देना है। तो अब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर दोनों में फ़र्क है, लेकिन इसके की पॉइंट्स को आप यहाँ पे बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि जब कास्ट रिलेटेड सेंसस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या वो कास्ट सिस्टम पे इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, तब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आप बैठा सकते हैं क्वेश्चन में और जो आर्टिकल आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के रेलेवेंट है, जिसमें इंडिया नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होल्ड करेगा। तो किस तरीके से इंडिया एक नई फॉर्म देने के ओर है इस ब्रिक्स समिट को। ठीक है, तो ये डिस्कशन होगा इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कॉप 30 के ऊपर है कि कॉप 30 से पहले कौन कौन सी प्रॉब्लम्स करेंटली प्रिवेल कर रही हैं, ये उसके ऊपर है। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 2 उसमें जो बायलैटरल समिट्स होती हैं प्लस जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए भी ये सेक्शन है। स्पेसिफिकली आप पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 में, जो सेकेंड लास्ट सेक्शन है वहाँ पे आपको एज इट इज़ लिखा मिलेगा। जीएस पेपर 3 में आप 5th 6 पॉइंट पे आएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एनवायरनमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सेक्शन प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन 17 आया था, वो एज इट इज़ आया था उसके ऊपर कि आपको 26th कॉप जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके आउटकम्स बताना है। तो अभी कॉप 30 हुई नहीं है, नवंबर में होनी है, तो उसका जब आउटकम आएगा तो वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तब हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या आउटकम्स निकले, लेकिन हाँ अभी रिसेंटली 29th कॉप का आपको पता होना चाहिए। ठीक है। व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया इन दिस कॉन्फ्रेंस, तो हम ये भी देखना ज़रूरी होगा कि इंडिया करंट में क्या बोल रहा है और कॉप 30 में इंडिया क्या आवाज़ उठा रहा है, क्या प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही हैं डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में, वो सारी चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जो ब्राज़ील में कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से करंट में एक प्रॉफिट मीडियम का सोर्स हो चुके हैं, प्रॉफिट का सोर्स हो चुके हैं। जो इलीगल लॉगर्स होते हैं उनके लिए वो किस तरीके से इसका मिसयूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, ये उसके ऊपर आर्टिकल बात करता है। ठीक है। ये इसी में कंटेंट आएगा, वो है ग्रीन वॉशिंग। ये प्रीलिम्स में एज इट इज़ पूछा गया था कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, तो ये जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। साथ ही साथ प्रीलिम्स में जो की पॉइंट्स होंगे वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। एक चीज़ और सभी से बोलूँगा मैं कि जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो उसमें अगर मैं बोलूँ ये की पॉइंट है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, तो उस की पॉइंट को आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप नेट पे एक बार सर्च करिएगा। मैं ऐसा कभी नहीं दूंगा कंटेंट कि आपको बहुत लंबे पेजेस पढ़ने होंगे, मैं वन लाइनर इन्फॉर्मेशन ही आपको बताऊंगा जो आप नेट से कर सकते हैं। डिटेल सब्जेक्टिव नॉलेज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि मैटरनल डेथ जो हो रही है उसको और कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये जीएस पेपर 1 वुमेन के सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस में इसका बहुत रिलेवेंस आता है। इसी से 2020 में सवाल भी पूछा गया था, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ गेरेटिक्स एंड मैटरनल हेल्थ। गेरेटिक्स मतलब बच्चों की जो केयर होती है उसमें, और जो माओं की जो केयर होती है उसमें। इसमें
इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में 22, 23, 24 रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा मैटरनल हेल्थ स्कीम, मातृत्व वंदना योजना, इन सब से क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्या एग्जैक्टली प्रीलिम्स में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। मैं ये भी दिखाऊंगा कैसे ब्रिक्स के जो क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में, वो भी आपको यहाँ पे मैं शो करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया था चकमा हजोंग इशू के ऊपर, अब उसमें उसकी बात दोबारा से क्यों उठ रही है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है। फिर उसी में डिस्कस होता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट एट नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। अब अभी आपको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मणिपुर में इशू हुआ था, तो वहाँ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये केस क्यों रेलेवेंट है। हमेशा ध्यान, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीटेड मुंह पे इसलिए बोलता हूँ ताकि आप अपने दिमाग में वो चीज़ सेट कर सकें। कभी भी आर्टिकल से क्वेश्चन ना प्रीलिम्स में पूछा जाएगा ना मेंस में पूछा जाएगा। जो आर्टिकल का कंटेंट होता है, आर्टिकल का जो कंटेंट होता है, हमेशा उस कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि उस आर्टिकल के एज इट इज़ जो उस ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया उसके ओपिनियन को पढ़ के हाँ हाँ ये फला ऑथर ने, एक्स ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया, हमें यही क्वेश्चन उठा देना, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो और कोई भी आर्टिकल, इसमें मैक्सिमम आर्टिकल अगर कभी प्रीवियस वाले होते हैं तो वो भी मेंशन कर देता हूँ, अगर मैंने प्रीवियसली समझाया है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी, जैसे ये सेंसस वाला ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस है, ब्रिक्स का कल भी डिस्कशन हुआ था, 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है, और कार्बन क्रेडिट वाले के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है, बट स्टिल मैं आपको दोबारा से आज के रेफरेंस में समझाऊंगा और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए, अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जब आपका पूरा आर्टिकल्स में समझा दूंगा। अब तुरंत आर्टिकल के बाद में मेंस क्वेश्चन नहीं डालूंगा, नहीं तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। एक बार में हमारी फ्रीक्वेंसी ये रहेगी, पहले पूरा का पूरा हम आर्टिकल को समझ लें, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लें, उसके बाद फिर आपको ये लास्ट में इतने सीक्वेंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से अभी जब डिजिटल सेंसस 2027 का आर्टिकल जब आप पढ़ लेंगे तो आप बता पाएंगे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ अपकमिंग 2027 डिजिटल सेंसस इन इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ठीक है। ये अभी आर्टिकल समझाने के बाद आपको आइडिया लग जाए। इससे सारे आर्टिकल के ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये PYQ नहीं है, फिर बोल रहा हूँ। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी बनाए हैं मैंने, वो एज इट इज आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो वो आर्टिकल की इंफॉर्मेशन से निकाले गए क्वेश्चंस हैं। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आर्टिकल से क्वेश्चंस को बनाया जाता है और किस तरीके से आर्टिकल के कंटेंट का यूज़ करके आप सोल्यूशन दे सकते हैं, आप अपने आंसर राइटिंग को और ज़्यादा अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहले आर्टिकल में इस बार जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि 2027 का जो सेंसस है वो पूरी तरीके से डिजिटल सेंसस रहेगा। इंडिया में पहली बार फुल्ली डिजिटल सेंसस होने जा रहा है और उसका सारा डेटा बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। किसके लिए? अब सेंसस होता क्यों है? पहला क्वेश्चन, सेंसस होने से क्या फ़ायदे होते हैं? पहला फ़ायदा तो ये, गवर्नेंस, गवर्नमेंट के पास प्रॉपर डेटा होता है कि पॉलिसीज़ कितनों के लिए बनानी है। अगर हमें यही पता है घर में मेंबर कितने हैं, यही नहीं पता होगा तो हम खाना किस हिसाब से बनाएंगे, है ना। आप घर पर आपको से खाना बनाना आता है, तो आपसे घर में बोला जाए भैया खाना बना लो, तो आप पहला सवाल क्या पूछोगे? व्हाट वुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, है ना। तो अगर वो बोलेंगे वो नहीं पता बट अंदाजे से बना दो, तो अंदाजे से कभी भी एग्जैक्ट खाना नहीं बनता। तो डेटा का एनालिसिस जब तक नहीं होगा, और एनालिसिस करने के लिए डेटा तो होना चाहिए ना। और डेटा जब बात हो रही, कौन सा डेटा? सेंसस डेटा। अगर आपको एकदम ग्राउंड स्केल पे एकदम लास्ट माइल डिलीवरी करनी है पब्लिक सर्विसेज की, तो आपके पास पता होना चाहिए कि पब्लिक है कितनी ना, वहाँ पे कितने SC हैं, कितने ST, सारी चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ये सेंसस का इंपॉर्टेंस बन जाता है, ठीक है। अब इसे की डिटेल्स क्या है? सेंसस जो 27 का है, ये 2 फेसेस में कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहला फेज जो होगा अप्रैल 26 में होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग की जाएगी, मतलब कितने घर हैं ओवर ऑल इंडिया में, वो काउंट किए जाएंगे। फरवरी 27 में उन घरों में कितने लोग रह रहे हैं वो काउंट किया जाएगा, मतलब 2 फेसेस में जनरली किया जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए इन्होंने एक डिजिटली डेडिकेटेड वेब पोर्टल भी बनाया है, मोबाइल ऐप भी बनेगा मल्टीपल लैंग्वेजेस में, जिसमें आप खुद जा कर के अपना डेटा दे सकते हो। मान लो
मैं एक सिटीज़न हूँ, मैं पोर्टल पे जाऊँगा, वो हमसे जो जो क्वेश्चंस पूछेंगे, भैया आप क्या हो, आपकी कास्ट क्या है, आप जेंडर कौन से हो, ये सारे क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चनेयर होता है कास्ट में। कास्ट सेंसस में क्या होता है, जो एक कास्ट सेंसस का ऑफिसर होता है वो आपके पास आएगा, गांव में आएंगे, आपसे पूछेंगे, कुछ सवाल को पूछा जाए, कितने मेंबर्स हैं, अच्छा मेंबर्स में मेंबर काम क्या करते हैं, अच्छा जो रहते हैं कहाँ पे हैं, तो उससे हमें एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है। लेकिन अब क्या है, डिजिटल अवेलेबल होने की वजह से हम खुद ही वो इन्फॉर्मेशन डिजिटली दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास जो लोग आएंगे, अब वो ऐसा ही देखोगे कि अभी जब सेंसस स्टार्ट होगा तो आपको देखने को मिलेगा, पहले क्या होता था, एक ऐसे पेजेस लेके आते थे, बुक लेके आते थे, बुक में मेंशन लिखते थे, हाँ भैया तो ये फलाने घर में कितने लोग हैं, 2 हैं तो 2 पेन से लिखेंगे। तो अक्सर क्या होता था, ओमिशन का खतरा बन जाता था कि डेटा कुछ लिख रहे हैं, मेंशन कुछ हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आप नोटिस करते हो ना, बिजली वाले क्या होते हैं, अपने साथ एक मशीन लेके आते हैं, ऐसे चेक करते हैं, चले जाते हैं, सेकंड्स में जाते हैं वो लोग। तो अब वही सेम काम यहाँ पे होगा, ये लोग एक मोबाइल अपना रखेंगे, उसमें इनके पास स्पेशल एक्सेस मिलेगा, चुपचाप आएंगे, एक सवाल पूछेंगे, मोबाइल में एंटर करेंगे और चले जाएंगे, इस तरह से डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि 27 सेंसस में काफ़ी चीज़ों का अपग्रेडेशन हुआ है। पहला अपग्रेडेशन डिजिटल अपग्रेडेशन, दूसरा अपग्रेडेशन कास्ट सेंसस का इंक्लूजन होना। तो ये सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। और फिर ये जो डेटा कलेक्ट होगा इसको सेंट्रल सर्वर पे भेज दिया जाएगा, जिससे इसकी प्रोसेसिंग की जा सके, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, मान लो लेट्स से एक दिल्ली है, दिल्ली का पूरा डेटा पहले कलेक्ट होगा, हर एक वार्ड का एक एक करके, फिर एक साथ समझ लो ये पूरा डेटा एक्स बन गया, इस एक्स डेटा को भेजा जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस सिटी जिस गांव का डेटा कलेक्ट होता जा रहा है, ये सर्वर के ऊपर अपलोड होता जाएगा, और बाय द मीन टाइम सर्वर उन डेटा को प्रोसेस करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस मेथड को करने में, ठीक है। जो प्रीवियस सेंसस हुआ था 2 से 3 साल लिया था पब्लिश होने में, लेकिन ये आप खुद सोच के देखो, जब सब कुछ डिजिटली होगा तब कितना आसान हो जाएगा और कितना जल्दी हो जाएगा काम। इसीलिए कहा गया इसका डेटा बहुत ही जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है सेंसस का, ऑलरेडी बताया। जो गवर्नेंस होती है उसमें बहुत एफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि डेटा के पास जो गवर्नमेंट होती है उसके पास एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है कि हमें किसके लिए कौन सा प्लान बनाना है, ठीक है। अगर एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग किसके लिए बन रही है, अगर बिल्डिंग डिसेबल्ड के लिए बन रही है तो हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी डिसेबल्स आर देयर, तो उसी हिसाब से उस बिल्डिंग में हम लोग वॉशरूम रखेंगे, उसी हिसाब से बिल्डिंग में हम लोग स्टेयर्स बनाएंगे। डिसेबल्ड है तो उनके लिए प्रॉपर स्लोपी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे वो लोग आसानी से आ जा सकें। तो ये सब कैसे होगा, जब आपको एग्जैक्ट क्या होगा, आइडिया होगा। और एग्जैक्ट आइडिया होने के लिए सेंसस एक बहुत बड़ी एक सर्वे ऐसा है ना जिसमें हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी सिटीजन एंगेजमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। ऑब्वियस सी चीज़ है, करेगा ही करेगा कि अगर डेटा को आप खुद, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए आप कि इस बार मैंने एक चीज़ रखी सेल्फ एन्यूमरेशन वाली, मतलब आप खुद पोर्टल पे जा करके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अब आप उस सर्वेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा कि आपने बोला हमारे घर में 2 लोग हैं, वो लिख रहे हैं 3 लोग हैं, ठीक है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की। ऑल ऐसा नहीं होता है, बस मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब आप खुद वेब पोर्टल पे डालोगे तो इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आप खुद एंगेज हो रहे हो सेंसस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक फ़ायदा है। फिर जो डिजिटल इंडिया का जो एम है, जो उसका गोल है, उस गोल के साथ ये इंक्लाइन करता है, और जो डेटा ड्रिवन पॉलिसी है उसके साथ भी ये इंक्लाइन करता है। डिजिटल इंडिया का मेन क्या है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करके हम गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं, और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएं, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी हम और अच्छे से कर सकें, ठीक है। ये डिजिटल इंडिया में बेसिक एम्बिशंस हैं, ठीक है। लेकिन अब जब ये ही चीज़ और ज़्यादा डेटा ड्रिवन होगी किसके, सेंसस से, तो इससे पॉलिसी मेकिंग और अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो मैंने सब बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव बता दिया, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर इतने सारे भारतीयों का डेटा डिजिटली अवेलेबल हो जाएगा, सोच के देखिए, तो उससे क्या होगा। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं डेटा प्राइवेसी का कंसर्न उठेगा, है कि नहीं। आप सोच के देखो, अगर इनका डेटा जस्ट इन केस अगर लीक हो जाता है और ये चीज़ डार्क वेब पे किसी फॉर्म में बिकती है, तो सोच के देखिए क्या इसका नुकसान होगा। मतलब आप ये समझिए कि आपके घर की पूरी इंफॉर्मेशन किसी के पास चली जाए तो उसका सोचिए कितने ब्रॉड लेवल पे मिसयूज़ किया जा सकता है। यू कांट इवन इमेजिन द प्रॉक्सिमिटी कि इसका मिसयूज़ कितने बड़े लेवल पे हो सकता है।
जनरली क्या करती हैं, जो डार्क वेब होते हैं वहाँ पे डेटा को बिकती हैं। अगर किसी डार्क वेब में किसी के पास डेटा कलेक्ट हुआ है, वो क्या कहते हैं बेचते हैं डेटा को, पर यूज़र के हिसाब से हम डेटा बेच रहे हैं। और डेटा खरीदता कौन है? ये जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज कॉर्पोरेट वाले खरीदते हैं डेटा को। अगर कोई डेटा हेल्थ रिलेटेड है तो जितनी हेल्थ रिलेटेड कंपनीज हैं वो जाती हैं खरीदती हैं। हॉस्पिटल्स खरीदते हैं, उनको आइडिया लगता है अच्छा इन लोग को ये बीमारी है, चलो अब इसी बीमारी का हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, तो ये सब फ़ायदा होता है। और अगर डेटा रिलेटेड टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस लिखा है डेटे में, कंज्यूमर क्या यूज़ कर रहा है, तो उसका यूज़ कौन करते हैं? फूड बिजनेस वाले। ये लोग समझेंगे अच्छा ये कंज्यूमर ये मैदे की चीज़ इस जहाँ पे इतनी खा रहा है, चलो अब यही बनाते हैं। तो यही रीज़न है, कहीं ना कहीं डेटा ड्राइव कर रहा है आज के करंट सिचुएशन में। डेटा इज़ एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ा एक इशू सामने खड़ा करता है जो कि गवर्नमेंट ने अभी एड्रेस नहीं किया है कि इस डेटा की सिक्योरिटी कैसे की जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक क्वेश्चन है, और ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट सोच नहीं रही होगी। अगर हमारे आपके जैसे लोग सोच पा रहे हैं तो गवर्नमेंट तो जब इतनी बड़ी 140 करोड़ लोगों को ये काउंट करने जा रही तो इस चीज़ को ज़रूर सोचा होगा, ठीक है। तो इस वजह से वही एक चीज़ है, एक प्रॉपर डेटा गवर्नेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिगेस्ट एसेट भी है इंडिया के लिए, ठीक है। इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा? पॉलिटिकल इंप्लीकेशन पहला तो यही होगा कि 2027 का जब सेंसस हो जाएगा तो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो दोबारा रीड्रॉ होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, डिलिमिटेशन कमीशन की बात आपने सुनी होगी। क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन फॉर्म टिल नाउ। आप देख रहे हैं मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ। मैं एक ही टॉपिक में मैं जो प्रीलिम्स में आया, जो मेंस में आया, मैं बताते जा रहा हूँ। अब आपका काम यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितनी फॉर्म हुई है वो करो, ये आखिर होती क्या, व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन, दैट्स ऑल, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये होगा कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की बाउंड्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगी। जैसे अभी अगर आपके शहर में या एक ज़िले में या लेट्स से एक राज्य में, एक स्टेट के अंदर 10 एसटी सीट्स हैं या 5 एसटी सीट्स हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि सेंसस होने के बाद वो 5 हो जाए, या मे बी ऐसा हो सकता है वो 15 हो जाए, वी डोंट नो। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा पॉलिटिक्स पर भी, ठीक है। चलिए, इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है प्रीलिम्स में। विद रेफरेंस टू इंडियाज 2027 सेंसस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, ठीक है। इट विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। सेल्फ इन्यूमरेशन थ्रू अ मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप विल बी अलाउड। आपको ऑलरेडी बताया, ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही है। द डेटा कलेक्टेड विल बी शेयर्ड विद स्टेट पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। क्या सेंसस इसलिए किया जाता है कि स्टेट पुलिस के पास या इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास डेटा शेयर किया जा सके? ऑब्वियस सी बात है, एब्सोल्युटली नो, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है? एक और क्वेश्चन होता है, यूज़ होता है गवर्नेंस में, यूज़ होता है पॉलिसी मेकिंग में, यूज़ होता है प्लानिंग में, ठीक है। तो ये सारे यूजेस होते हैं सेंसस के, जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलेवेंट है। अब नेक्स्ट ईयर हमको पता है कि इंडिया ब्रिक्स समिट को होल्ड करेगा, तो इंडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, इंडिया जब ब्रिक्स समिट होल्ड करेगा तो ब्रिक्स को एक न्यू फॉर्म देगा, एक नई शेप देगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी, ये ऑलरेडी दो बार तो आर्टिकल डिस्कशन हो ही चुका है, लेकिन मैं फिर भी बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और इससे मेंस से भी कनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं पूछेंगे ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स का जो एजेंडा था उस एजेंडे में क्या क्या चीज़ें फुलफिल हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें अनफुलफिल्ड रह गई हैं, और कैसे इन फ्यूचर ब्रिक्स काम करेगा इस मल्टीपोलर डिवाइडेड वर्ल्ड को यूनाइट करने में। ये सब एक ब्रॉड लेवल पे मेंस समझने का तरीका होता है, ठीक है। तो इंडिया का फोकस क्या है? पहली बात तो एक इनोवेशन प्रॉपरली बिल्ड करना, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जो कि पूरी तरह से रिजिलियंस है, मतलब किसी भी एडवर्सिटीज़ को फेस कर सकता है। ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बट हर तरीके से इनोवेशन करना कि हमें डिपेंडेंट ना बनना हो किसी के ऊपर। हम एक प्रॉपर तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे जो कि रिजिलियंट हो किसी भी एडवर्सिटी के लिए। जैसे करंट में यूएसए क्या है, जहाँ देखो वहाँ यूएसए इज जस्ट लाइक, ऐसा बोलते समझ ही नहीं आ रहा क्या कौन सा सस्ता नशा भांग फूक के वो इंसान काम कर रहे हैं, जहां देखो वहां हम 100% टैरिफ लगा देंगे। ब्रिक्स तो कह रहा है अगर आपने हमारी करेंसी को यूज़ करना बंद किया, लास्ट आर्टिकल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डी डॉलराइजेशन के ऊपर था, जहां पे ये ब्रिक्स समिट में डिस्कस हुआ था कि हम लोग अपनी लोकल करेंसीज यूज़ करेंगे। ट्रंप भाई साहब सबसे पहले बोले अगर ब्रिक्स ने गलती से भी हमारी करेंसीज यूज़ करना बंद की हम 500% तक टैरिफ लगा देंगे। मतलब क्या बोले उस इंसान को, कुछ भी 500% टैरिफ का, समझ रहे हो, 1 रुपए का सामान 500 में बिकेगा, इतना टैरिफ लगा देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, यूएसए डिसाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम एक ऐसा रिजिलियंट चीज़ बना देंगे तो उससे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, है ना। इससे
इंडिया का फोकस है कि हम सस्टेनेबिलिटी से बहुत अच्छे तरीके में सस्टेनेबिलिटी में कोऑपरेशन कर सकें, ठीक है। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी आज के समय में बहुत बड़ी चीज़। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? आज खाना खा ले रहे हो, कल का खाना नहीं पता, लेकिन अब बोलूँ कि मैं सस्टेनेबल खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आज खाना खा रहा हूँ, साथ ही साथ अगले दिन, उसके अगले दिन, फिर अगले दिन मैं कितना कैसे खाना खाऊंगा उसका भी आइडिया रहना। इसको कहते हैं सस्टेनेबल होना। और सस्टेनेबल हम कैसे हो सकते हैं? डेटा का यूज़ करके। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये सब कैसे काउंट होगा? डेटा काउंट होगा। कैसे डेटा काउंट होगा? क्या सेंसस का उसमें रोल है? कनेक्ट करिए, बिल्कुल रोल है। कैसे रोल है? क्योंकि सेंसस का डेटा जब होगा तो हमें पता रहेगा हमें किसके लिए कितनी पॉलिसी बनानी है, या हम दूसरी भाषा में कहें किसके लिए किस तरीके से कौन सी सस्टेनेबल पॉलिसी बनानी है, वो हम डिसाइड कर पाएंगे। अगर कोई ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो वहाँ पे हमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसको किस तरीके से करना है, अगर अर्बन एरियाज़ है तो वहाँ पे हमें किस तरीके से इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ये सब एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एम्फोसिस इंडिया ने क्या है? ग्लोबल साउथ के ऊपर, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस के ऊपर इंडिया का मेन फोकस है कि हमें गवर्नेंस ऐसी करनी है जो लोगों के ऊपर सेंटर्ड हो, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया का जो विजन है वो इन सब ग्राउंड्स पे शेयर करने का इंडिया बात करते हैं, ठीक है। पहला एआई गवर्नेंस, बिल्कुल एआई का यूज़ करके हम अच्छे तरीके से अपने विजन, जो इनका कॉमन विजन है, उसको फुलफिल करें। डिजिटल कोऑपरेशन और अच्छा होना, क्लाइमेट चेंज पे बात होना, अगेन ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन होना। अब जैसे ही एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन मैंने बोला, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अभी 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल समझाया था जहाँ पे यूएसए ने बिग ब्यूटीफुल बिल उन्होंने पास किया यूएसए में। क्या था बिग ब्यूटीफुल बिल में? उसमें कहा गया था कि भाई साहब अब हम जितने भी फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हैं उसको दोबारा हम रिवाइव करेंगे, और जितना क्लाइमेट से रिलेटेड जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट किए हैं, या जो सब्सिडीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, सोलर पैनल को, विंड एनर्जीज को हम दे रहे थे, वो बाय 2027 बंद कर देंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हैं, जैसे क्या है फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, वो भी आपको बताया था मैंने, शेल गैस हो गया, है ना, कोल रिजर्व्स हो गया। शेल गैस क्या होता है? जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के बीच जो गैस होती है उनको शेल गैस कहते हैं। और वो कौन कौन सी होती है? मीथेन होती है, नेचुरल गैस होती है। इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है? इनका यूज़ होता है एनर्जी बनाने में, ठीक है। एनर्जी बनाने में इन द सेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वहाँ होता है, व्हीकल्स में इनका यूज़ होता है। तो ये सब देखिए मैं ब्रॉड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप एक ही टॉपिक से बहुत सारी चीज़ों को एक बार में समझ लें। यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है मैं आपको एक एक आर्टिकल वर्ड बाय वर्ड 15 के 15, 20 के 20 आर्टिकल द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस का समझाऊं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ही पॉइंट से मैं कितना ब्रॉड आपको समझा सकता हूं, ठीक है। तो ये शेल गैस वाला कॉन्सेप्ट बताया कैसे। अब अमेरिका कह रहा है हम अब जितने भी इंसेंटिव दे रहे हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वो अब बंद कर रहे हैं, हमें अब अपना जो एनर्जी की डिमांड है वो फुलफिल करनी है। इस वजह से एनर्जी की डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे? जो हमारे पास करंट टेक्नोलॉजी है, और करंट टेक्नोलॉजी कौन सी है? फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो अब उस पॉइंट को आप एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन से कनेक्ट करिए। ब्रिक्स बात कर रहा है कि हम जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि पूरी तरीके से क्लाइमेट फ्रेंडली हो या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। लेकिन अब यूएसए बात कर रहा है एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं, वो उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है या उन स्टेप्स की बात कर रहा है जो कि पूरी तरीके से एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली है। आप समझ रहे हैं बात को? तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसका यूएसए के साथ क्या इम्पैक्ट होगा, आपको वो समझना है। मैं यहाँ पे हर तरीके से आपको टॉपिक कनेक्ट करूँगा ताकि आपको एक ब्रॉड नॉलेज हो सके चीज़ों की। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का रोल जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसको शेप करने में और ज़्यादा मजबूत होगा। इंडिया बोलते हैं ना जो ब्रिक्स का हिस्सा है, वो ब्रिक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के तरीके से ग्लोबल साउथ में बोलते हैं ना उसके अंदर कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं। अगर दूसरे हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सार्क की बात करें या बीमस्टेक की बात करें, ये सब एक तरीके से आप ये समझ लो अधमरे हो चुके हैं, इनका कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये सिर्फ अब पेपर वर्क पे हैं। इसी वजह से जो सार्क वाला चल रहा था जिसमें पाकिस्तान भी मेंबर है, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये तीनों ने ट्राइलैटरल नेक्सस किया और कह रहे हैं अब हमें एक नई बॉडी बनानी होगी जो आपस के मेंबर्स की अच्छी तरीके से देखभाल करेगा। तो इंडिया की डिप्लोमेसी, इंडिया की मिलिट्री, इंडिया की सिक्योरिटी, सब पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी पेश करता है, ठीक
ठीक है। चलो, तो ये जो ब्रिक्स है ये कहीं ना कहीं G7 और G20 से अलग है, क्योंकि G7 G20 कहीं ना कहीं डेवलप्ड इकोनॉमीज में बहुत शामिल है। G7 की बात करें वो तो मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज उसमें शामिल हैं। तो ब्रिक्स को एज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पेश करता है ये, मतलब ब्रिक्स एज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म अपने आप को प्रेजेंट करता है वर्ल्ड के जितने भी जो करंट डिप्लोमेसी है या करंट जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें। अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा? अगेन इंडिया की इमेज, देखिए मैं एक ही चीज़ को दूसरे फॉर्म में इसलिए कन्वे करता हूँ ताकि आपको आइडिया अगर एक तरीके से ना हो पाए दूसरे तरीके से तो होगा ही होगा, इतना मैं डेफिनेट हूँ, ठीक है। चलिए, तो इंडिया की लीडरशिप ग्लोबली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट होती है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। जो न्यू दिल्ली है, ठीक है, मतलब इंडिया की ही बात हो रही है, वो वेस्टर्न ब्लॉक को काउंटर बैलेंस करने की तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉक मतलब ये वेस्टर्न ब्लॉक G7। अब G7 जो मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि भाई साहब ये हमसे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रिक्स जो इस बार 17 समिट हुई उसमें बात कही है कि हमें किसी से आगे जाना ही नहीं है ना, हमें पीछे जाना है, हमें कोऑपरेशन पे फोकस करना है। तो ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। जिस तरीके से ट्रम्प इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, एकदम दिमाग से हिल चुके हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, तो ये ब्रिक्स समिट में ये चीज़ के जरिए हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम अपने कॉमन इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है, होगा डेफिनेटली। अब जो 2025 में मैंने परसों भी ये चीज़ दिखाई थी, फिर आपको दिखा रहा हूँ, मैं बार बार जो जो चीज़ें कनेक्ट होंगी रिपीट करूँगा मैं, ठीक है। अगर आप घर पे नहीं रिपीट कर पा रहे हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो चीज़ पढ़ें वो आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्रेंथन हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैं मेक श्योर करूँगा डेफिनेटली हो। अगर आपने आर्टिकल रेगुलरली आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको उस चीज़ पे बहुत अच्छी तरीके से आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी मेंटल जो मेमोरी कनेक्शन है वो और अच्छा होगा, ठीक है। 16 बिग समिट वाज हेल्ड इन रशिया कजान, ये भी सही था, ये भी सही था। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कहाँ यूपीएससी गलती करता है, तो यहाँ थीम पे मल्टी कल्चरलिज्म पे उन्होंने गलती कर दी थी, ठीक है। ये एक पॉइंट था, लेकिन जो 16th ब्रिक्स समिट था वहाँ पे जो उसका थीम था वो मल्टीलैटरलिज्म था और इन्होंने क्या कर दिया, मल्टी कल्चरलिज्म। इस वजह से गलत हो जाता है, ये इसी 2025 का है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। अब जब 16 पे पूछा गया तो 17 भी पता होना चाहिए। तो 17 कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में हो रहा है ब्रिक्स समिट। 18 तब कहाँ होगा? इंडिया में होगा। नए मेंबर्स कौन कौन से? इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हमें पूरा पता होना चाहिए कि 6 और कौन नेक्स्ट बार पूछे जा सकते हैं। इजिप्ट है, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये सब क्या नए मेंबर्स हैं? तो ऑब्वियस सी बात है एज अ न्यू मेंबर एडमिट किए गए हैं, किसमें? ब्रिक्स में कहीं ना कहीं, ठीक है। इसका 17th थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। क्या है इस बार का 17 थीम? ये थीम आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे जनरली वो लोग गलती कहाँ पे करेंगे? ये नहीं करेंगे स्ट्रेंथनिंग, ये लोग करेंगे जितने नाउन प्रोनाउन होते हैं ना वहाँ पे गलती से, क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म क्या है? एक नाउन है, तो इसमें वो लोग क्या करेंगे? मल्टीलैटरलिज्म जहाँ जिस तरह से मल्टी कल्चरलिज्म कर दिया, तो नेक्स्ट बार भी गलती कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं? कोऑपरेशन या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हटा देंगे या सस्टेनेबल गवर्नेंस हटा देंगे या फिर यहाँ पे लिख देंगे डेटा गवर्नेंस, कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मिस इंटरप्रेट कैसे करेंगे? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड डेटा गवर्नेंस, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको ये फैक्ट अपने दिमाग में ज़रूर रखना है कि यहाँ पे यूपीएससी इस तरह से गलती करता है। जब इस तरह सोच सकता है तो नेक्स्ट बार इससे भी आगे सोच सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के रिलेवेंट है। इसमें क्या हुआ है, ठीक है। रूटर्स की एक ये क्या है? एक जर्नलिस्ट, ठीक है, ये जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म करते हैं, आप देखते होंगे रूटर्स जो यूट्यूब पे भी उनके यूट्यूब चैनल्स हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया है कि जो ब्राज़ील का कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन करने की बजाय वो डिफॉरेस्टेशन और ज़्यादा कर रहा है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये पूरा, तब ये सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको पहले कॉन्सेप्ट। हो क्या रहा है कि यहाँ पे मान लो ये एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं हूँ, ठीक है। अब फॉर अ मोमेंट मैं अपने आप को एक निगेटिव इमेज अपनी दिखा रहा हूँ आपके सामने। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास गवर्नमेंट ने मतलब एक स्कीम है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब अगर आपके पास ये 1 एकड़ की लैंड है, ठीक है, अगर आप इस 1 एकड़ की लैंड को कट करना चाहते हो तो आप जो एमिशन करोगे इस 1 एकड़ लैंड कट करने के बाद जो एमिशन हुआ कार्बन एमिशन, वो एमिशन के मुकाबले आपको उतने ट्रीज प्लांट करने होंगे। ये सिंपल कहता है कार्बन क्रेडिट। यही नहीं तो अगर आपने लेट्स से 100 यूनिट का कार्बन एमिशन किया है,
ठीक है। और मैंने किया है, मान लो 100 यूनिट का कार्बन एमिशन मैंने किया है, तो गवर्नमेंट कहती है आपने कर तो लिया, लेकिन अगर आपने आके 200 यूनिट का कार्बन एमिशन रोकने के लिए ये ट्रीज का प्लांटेशन किया, तो आपको 200 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, जिसमें 100 यूनिट तो मैंने यहाँ यूज़ कर ली, 100 अभी भी मेरे पास बचा है, तो इस 100 को मैं क्या कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, बेचने से भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट, कार्बन मार्केट भी बनती है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीलिम्स में, ठीक है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन स्टोरेज क्या होता है, 2025 में ही सवाल पूछा गया था, कार्बन स्टोरेज किस तरीके से एविएशन फ्यूल में यूज़ हो सकता है, ठीक है। कार्बन स्टोरेज का यूज़ किस तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, वो भी मैंने आपका 2023 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। किस तरीके से कार्बन को हम स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, ओके। तो पॉइंट क्या है, तो अब मान लो ये गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास मान लो ये 1 एकड़ की लैंड है, मेरे पास दूसरे एकड़ की लैंड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पहले एकड़ की जो लैंड है, इसको मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ये मेरी लैंड है, ठीक है, और इस लैंड के ऊपर मैं पेड़ को प्लांट कर रहा हूं, लेकिन ऑलरेडी यहां पे पहले से ट्रीज लगे हुए हैं, लेकिन मैं गवर्नमेंट को शो क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी प्लांटेड है। और ये जो दूसरी लैंड है मेरे पास 1 एकड़ की, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, तो मैंने इसको कट कर दिया 100 यूनिट के मुकाबले। अब गवर्नमेंट कह रही है आपको 100 यूनिट के बराबर तो आपको प्लांट भी करना है, तो मैं कह रहा हूँ ये देखो मैंने पहले ही प्लांट कर दिया, लेकिन मैंने प्लांट एक्स्ट्रा नहीं किया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। ये जो ट्रीज है ना यहाँ पे 1 एकड़ की लैंड में पहले से एग्जिस्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। तो जो कंपनीज होती हैं वो उन एरियाज को खरीद रही हैं जो कि पहले से ट्रीज लगे हुए हैं वहाँ पे, और फिर क्या करती हैं, उन एरियाज में एक्सप्लॉइटेशन करती हैं और कहती हैं देखो भाई साहब हमने इतने प्लांट किए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए 36 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो एसेस हुए हैं, उसमें 24 मतलब सोच लो केवल 12 प्रोजेक्ट हैं जो ठीक है, बाकी जो 24 में इलीगल डिफॉरेस्टेशन का सवाल उठ रहा है। इसमें जो काटने वाले हो तो उनको प्रॉफिट होता है, क्या करते हैं, वही सेम चीज़ करते हैं कि भाई साहब वो एक जहाँ पे उन्होंने जो पेड़ लगाया हुआ है, ठीक है, उसी जो पेड़ पहले से लगा हुआ है उसी को बोल दे रहे हैं कि हमने पेड़ लगाया हुआ है। इन शॉर्ट दोबारा बता रहा हूं आपको, जहां पे ट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हीं ट्रीज को मैं बोल रहा हूं कि मैंने लगाया भाई, लेकिन वो मैंने तो नहीं लगाया ना, ट्रीज वो तो पहले से लगे हुए हैं। और मैं शो कैसे कर रहा हूं कि देखो मैंने 100 यूनिट का कार्बन एमिशन किया है या कार्बन मैंने जलाया है, अब उसी 100 यूनिट के मुकाबले मैंने देखो ट्री लगा दिया है यहाँ पे, लेकिन हुआ नया कुछ भी नहीं लगा है। 100 यूनिट वैसे ही एक्स्ट्रा जाके कार्बन के फॉर्म में बर्न होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी लैक करते हैं, उसमें डबल काउंटिंग मतलब क्या है, ये जो ट्रीज यहाँ लगे हैं ये तो ऑलरेडी काउंट किए जा चुके होंगे ना, लेकिन बार बार मैं काउंट करके दिखा रहा हूँ, देखो देखो ये देखो मैंने ट्री प्लांट कर दिया, फिर मैंने एमिशन किया, फिर मैं कह रहा हूँ ये देखो मैंने ट्री प्लांट कर दिया कहीं और जहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इससे ग्रीन वॉशिंग टूल के तरीके से बन रहा है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, जब कभी एक प्रोडक्ट को बताया जाए कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली ना हो, ठीक है। मान लो एक पेन मैं सेल कर रहा हूँ मार्केट में, कह रहा हूँ ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेन है, लेकिन उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो प्लास्टिक का यूज़ कर रहा हूँ जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो दिखाना, एक ग्रीन इमेज बना देना, ग्रीन तरीके से आप ये समझ लो पेंट कर देना, लेकिन अंदर से वैसे ही वो ही इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स में कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। अब इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ सबसे पहली बात तो यही है, ग्लोबल कार्बन मार्केट पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है क्लास, साथ ही साथ उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को भी एक्सपोज करता है, किस तरीके से लूप होल्स का यूज़ करके लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे डिमांड भी खड़ी होती है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, और जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसके लिए ड्यू डिलिजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, ग्लोबल का ट्रस्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी और कंपनीज है जो एक्चुअली में काम कर रही हैं, उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम होगा, और इससे ब्राज़ील कहीं ना कहीं उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और ये चीज़ अब आपको पता है COP30, अभी नेक्स्ट आर्टिकल इसलिए COP30 पे लिया मैंने, COP30 ब्राज़ील में होने जा रही है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर ब्राज़ील के ऊपर बहुत पड़ने वाला है कि भाई साहब आप ये जो कार्बन क्रेडिट के नाम पे लोग आपका काट रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या मेजर्स हैं। क्योंकि ब्राज़ील में क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट मतलब समझ लो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, और ये चीज़ पूरे ग्लोब ने कहा है, पूरे वर्ल्ड ने इस बात को हाईलाइट करके बोला है कि अगर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हटा तो पूरे वर्ल्ड, बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड पे खतरा जाएगा।
समझ के सोचिए, मतलब सोचिए एक बार। इसी से 2023 में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि रेन फॉरेस्ट पीट लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपका मैं टर्म दे रहा हूँ पीट लैंड, आपको पता करना है पीट लैंड क्या होता है, और 2023 में प्रीलिम्स में क्या पीट लैंड के ऊपर सवाल आया था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये की फैक्ट्स हैं, आप सर्च करिएगा, आपको बाय डिफॉल्ट इंटरनेट जिंदाबाद आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करती है। अब अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन वॉशिंग, ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया था, और इससे पहले मैं लास्ट जो प्रीवियस आर्टिकल्स थे वहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि किस तरीके से ग्रीन वॉशिंग क्या है, मिसलीडिंग एनवायरमेंट, मतलब मिसलीडिंग क्लेमिंग एनवायरमेंट बेनिफिट यूजिंग रिसाइकल प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रीज यूजिंग एल्गे टू रिमूव कार्बन इन्वेस्टिंग इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या है ये, एक तरीके से ये मिसलीडिंग क्लेम करना होता है, ठीक है, किसके द्वारा, जो कंपनीज होती हैं क्या क्लेम करती हैं कि हमारा प्रोडक्ट ग्रीन है, हमारा प्रोडक्ट बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं COP30 पे, ठीक है। अब जब भी COP30 क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब आपने कई बार सुना COP30 क्या है कैसे, मैं आपको बहुत ही आसान सी भाषा में बताता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वर्ड समझ रखो, कॉन्फ्रेंस होने जा रही मतलब मीटिंग होने जा रही है, ऑफ पार्टीज कोई पार्टी होगी ना, कौन सी पार्टी है, ठीक है। तो उसमें वर्ड आता है UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये अब ये क्या, ये कन्वेंशन है। 92 में अर्थ समिट हुआ था, और उस समिट में ये डिसाइड किया गया था, जो मेंबर कंट्रीज थी सबने एक साथ आ करके एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसका नाम था UNFCCC, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम हर साल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए सालाना समिट होती है, जिसी की वजह से अब जो आप कॉप देख रहे हो, कॉप क्या है, कॉप में जो UNFCCC के जो सिग्नेटरीज हैं जिन्होंने साइन किया है वो आपस में साथ में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक एजेंडा बनाते हैं, अगले साल उस एजेंडा को फिर से रिव्यू करते हैं, देखते हैं उस एजेंडा में क्या क्या चीज़ें फुलफिल हुई हैं, क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ये सिंपल चीज़ है। तो इस बार COP30 हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, COP30 हो रहा है ब्राज़ील में। और कभी भी COP30 होता है, इसमें जो जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो साथ में आते हैं, लेकिन उसके पहले भी मीटिंग्स होती हैं। तो करंट में कॉप समिट जो होने वाला है COP30 नवंबर में, उसके पहले आपका बॉन टॉक्स चल रही है, बॉन जर्मनी में टॉक्स चल रही है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं या जो लीडर्स, मतलब ये नहीं कह रहा लीडर्स में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये सब आएंगे, नहीं, लेकिन फिर भी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनके, वो आके आसपास में डिस्कस करते हैं आपस में कि भाई साहब जो हम COP30 में मिलने जा रहे हैं उसमें क्या हमें एजेंडा बनाना है, ठीक है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क समझ लो आप। तो जो उन्होंने पूरा एजेंडा बनाया, वो एजेंडा कहीं भी यूनाइट नहीं हो पा रहा है, उसमें कोई एक प्रॉपर कंसेंसस नहीं आ पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होने के चांसेस हैं कि COP30 उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि जो बॉन टॉक्स चल रही है वो कॉप के पहले एक तरीके से फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाएगा COP30 में होगा क्या। जब बॉन में ही नहीं डिसाइड किया जा पा रहा है तो COP30 में कैसे डिसाइड करेंगे। वो तो लीडर्स हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज के अपॉइंटेड लीडर्स हैं, है ना, जो डिस्कस करेंगे, उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अभी जो क्लाइमेट इश्यूज़ हैं उसमें मेन चीज़ निकल के आती है लॉस एंड डैमेज, फाइनेंस और एडेप्टेशन मैट्रिक्स। इस पे कोई भी कंसेंसस नहीं निकल पा रहा है। जनरली डिमांड क्या होती है कि भाई साहब जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, जितना वो कार्बन एमिशन करती हैं उसका ज़्यादा नुकसान जो स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको होता है। तो डिसाइड ये हुआ था कॉप में जनरली कि आपको जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंस कमिटमेंट देनी होगी जितना वो नुकसान दूसरी कंट्रीज़ को पहुंचा रहे हैं। कार्बन मार्केट में और अच्छे तरीके से प्रमोशन किया जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अभी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, अभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम कार्बन को पूरी तरीके से इरेडिकेट करते हैं। अभी हमारी मैक्सिमम इकोनॉमी कार्बन इंटेंसिव ही हो रखी है। लेकिन अभी उसी के रेफरेंस में आपने नोटिस किया होगा, यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ था, कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात हुई थी, ठीक है। कार्बन, ये क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में आपका, कार्बन बॉर्डर टैक्स में क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्ट
एंटर करेगा यूके में, उस प्रोडक्ट में कितना कार्बन एमिट किया है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मान लो मैं इंडिया से अपना लैपटॉप भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा भाई ये एक लैपटॉप बनाने के लिए आपने कितनी ज़्यादा प्रदूषण फैलाया, मैं बोलूँगा 10 यूनिट, तो कहेंगे 10% आपके ऊपर टैक्स लगेगा फिर। तो ये इंडिया को इससे बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी भी एक कॉमन पॉइंट नहीं निकल पा रहा है कि हमें कैसे कार्बन मार्केट को हैंडल करना है। अभी भी लॉस एंड डैमेज को किस तरीके से, जो लॉस एंड डैमेज कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, उसको किस तरीके से वो भरपाई करेंगी वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इससे हो क्या रहा है, जो अडेप्टेशन है वो डिले हो रहा है, किसमें, ना फाइनेंस ट्रैकिंग सही से हो पा रही है, ठीक है, जो लॉस एंड डैमेज है वो भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसका इंटीग्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, और जो ग्लोबल गोल है अडेप्टेशन का, ठीक है, अपने आप को क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने का, वो भी बहुत डिले हो जा रहा है। आपको पता है कि 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फुलफिल करने की बात हुई है, जहाँ पे 17 गोल है। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बार जल्दी से आप नेट पे डालिए कि अभी आप सुन लीजिए फिर डालिएगा, 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 कितने गोल हैं, इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, इससे सवाल आपसे प्रीलिम्स में पूछा गया है, प्रीलिम्स PYQs में। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा सवाल खड़ा करती है, किस पे, सैंटियागो नेटवर्क पे, नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स में, और क्लाइमेट जस्टिस पे। क्लाइमेट सैंटियागो नेटवर्क क्या है, सैंटियागो नेटवर्क का सिंपल मतलब है कुछ मेंबर कंट्रीज़ आपस में आके मिल गई और मिलके इन्होंने बोला कि हमें किस तरीके से लॉस एंड डैमेज या किस तरीके से फाइनेंशियल मैट्रिक्स को लेके चलना है, या किस तरीके से हम क्लाइमेट फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे सक्सेस मिल सके जितने भी हमारे UNFCCC के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी भाषा में बताया आपको, आप इसको ब्रॉड नेट पे डाल के पढ़ सकते हैं। अब इश्यूज़ पहले ही आपको मैंने सारे इश्यूज़ बता दिए। डिप्लोमेसी, जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है वो अभी भी बहुत ही आइसोलेटेड है, फेथ, भरोसा नहीं हो पा रहा है लोगों को। अब इसको आपको कनेक्ट करना है USA से तुरंत का तुरंत, क्योंकि USA बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मतलब वी कैन नॉट से वो उसमें बोलते हैं ना, दो गोले की तरीके से काम कर रहा है USA ने एक तरफ बोल रहा है हम जो हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे, उसी के बजाय उसने एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आ गया, कह रहे हैं अब हमें ना बहुत अच्छी तरीके से हम जितने भी फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव जितने हमारी मार्केट है उसको और प्रमोट करें। मतलब खुद ही कंफ्यूज है इन्हें करना क्या है। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा जो COP30 होने जा रही है उसके नेगोशिएशन डिरेल हो सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट रिड्यूस हो सकता है, किसमें, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जब ट्रस्ट रिड्यूस होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने हिसाब से काम करेंगी और काम कर ही रही हैं। ब्रिक्स में क्या हो रहा है, ब्रिक्स में लोकल करेंसी बनाने की बात हो रही है ताकि डॉलर पे डिपेंडेंस ना हो, डॉलर ना डिसाइड करे हमारे ट्रेड को, बल्कि हम खुद कॉमन नेक्सस करें, एक दूसरे के साथ डिसाइड करें क्या कैसे करना है। तो उसी में दो वर्ड आते हैं, आपको ये सर्च करना है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन रिड्यूस करने की बात की गई है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ है, उन्होंने डिस्कशन किया है कि ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, अगेन ये 2015 में आया था, कॉप समिट में ये भी लिया गया था। आपका काम है कौन से कॉप समिट में ये दोनों चीज़ एक्सेप्ट की गई थी। इससे क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आया हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योटो में क्या है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करने की बात की गई। पेरिस एग्रीमेंट में जो आपका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की बात की गई है कि हमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टेम्परेचर थे उसका 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है ग्लोब का। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे दिया। नेट पे आप जैसे क्योटो प्रोटोकॉल डालेंगे, जो पहली 1-2 लाइन आती है बस उसको लिख लो, पेरिस एग्रीमेंट की लिख लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट ऑफ यूएनएससी मीटिंग इन पेरिस 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन ये प्रीलिम्स में आया हुआ है 2016 में, मैंने आपको पहले ही बोला। आप एक बार इसको पढ़िए, वही सेम चीज़ आपको आइडिया लग जाएगा। स्टिल चलिए मैं आपके लिए करता हूँ इसको। The agreement was signed by all the member countries of the UN and it will go in effect in 2017. The agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. ठीक है, थर्ड है, डेवलप कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट $1000 बिलियन। अब आप सोच के देखो, डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी इतना ज़्यादा वो लोग सीन क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये बोलेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू कोप विद क्लाइमेट चेंज। यही तो प्रॉब्लम का पॉइंट है करंट में, जो मेन प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही हो यही तो कर रही है। डेवलपिंग कंट्री बोल रही है कि भैया डेवलप कंट्रीज से कि आप इतना नुकसान कर रहे हो, प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमें मदद करो। डेवलप कह रहे हैं हमसे कोई मतलब नहीं, इनका ये कर क्या रहे हैं डेवलप कंट्री। जैसे आप अपने घर पे खाना बनाओ, खूब प्रदूषण फैलाओ, उसके बाद घर में फिर लेट जाओ, लेकिन उस प्रदूषण से जो आसपास छोटे घर हैं, छोटी झुग्गी झोपड़ी हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आपने अपनी घर की गंदगी बाहर निकाल दी, फिर सोचो हमारे घर से निकल गई, बाकी अब दुनिया में किसी के पास भी जाए हमसे मतलब नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ या ऐसी कंट्रीज़ जो कोस्टल कंट्रीज़ कह सकते हो, कोस्टल इन द सेंस जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, कहाँ पे तुरंत दिमाग में आना चाहिए, मैंने आपको मैप से भी समझाया था। ये कैरिबियन नेशन है जो साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर इतने इलाके में आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये गलत है स्टेटमेंट। और ये मैंने आपको ही बताया पेरिस एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस और इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका सही, द एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड इट विल गो इन इफेक्ट इन 2017। अगेन क्या कह रहे हैं, ऑल द मेंबर्स, एक तरफ ये लीगली बाइंडिंग है, तो क्या सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? आंसर इज नो। तो इसका सही क्या है? बी है। लेकिन अब आपको इसको और ब्रॉड कैसे करना है, आपको एक बार पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। एलिमिनेशन, अगेन यहाँ मैंने एलिमिनेशन लगाया होता, 3 को गलत करते आप सीधा 2 पे आते, लेकिन यहाँ पे आप यूपीएससी के पैटर्न को समझिए, जहाँ पे यूपीएससी बहुत एकदम ब्रॉडेस्ट सेंस में चीज़ें लिख दे कि सबके द्वारा, मतलब एकदम पॉजिटिव। हमेशा एक चीज़ मैं आपको जब पीवाईक्यू सीरीज समझाऊंगा वहाँ बताऊंगा, जियो पॉलिटिक्स में कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता, और अगर क्वेश्चन में कभी कुछ भी परफेक्ट बताया जा रहा है दैट मीन्स वो गलत है। बहुत ही सिंपल एक ट्रिक है, समझ लो अपने दिमाग में। और ये क्या है? जियो पॉलिटिक्स ही तो है ये। कभी भी दिखे कि भाई ये तो एकदम परफेक्ट हो रहा है, तो जब 10 लोग कंट्रीज हैं, 10 के 10 अपनी ओपिनियन है, तो कैसे एक साथ हो सकते हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। जीएस पेपर 1 और 2 के लिए रेलेवेंट है ये, वुमेन एंड वुमेन केयर सोशल जस्टिस के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है। इसमें क्या हुआ है, इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो इम्प्रूव है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है? जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं और फिर जब वो चाइल्ड बर्थ देती हैं तो उसमें कितनी वुमेन्स मर जाती हैं, ठीक है। तो नेशनल एवरेज है 93, 1 लाख वुमेन जब बर्थ देती हैं उसमें से 93 वुमेन अभी भी मर जाती हैं, ठीक है। तो ये एक नेशनल एवरेज है जिसमें बर्थ दे, ये हमेशा ध्यान रखना, ये मैटरनल मोर्टेलिटी की बात हो रही है, बर्थ देते समय जब वुमेन मर जाती हैं, या उसके कुछ एक विंडो होता है 40 दिन का, उसके पहले उसके बाद मरती, तो उन्हें कहा जाता है कि ये इस कारण से मरी हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो में नहीं डाला जा रहा है, ठीक है। ये एकदम बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में मतलब है इसका, ठीक है। क्या जनरली कॉज होता है डेथ का? पहला तो है कि प्रॉपर जब केयर नहीं मिल पाती है, ठीक है। मान लो अगर एक वुमेन गांव में रह रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, तो उसके फैमिली मेंबर लेथार्जिक होते हैं, अरे ठीक है भैया अभी तो 8वां महीना चल रहा है, 9 महीने हो तो इसे बच्चा लात मार रहा होगा, आप छोड़ो बैठो, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। फिर दूसरा रीज़न होता है कि वुमेन जो जहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है या जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, ये भी एक कारण है। क्यों नहीं पहुँच पाती? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक कारण है। अभी भी आप अगर अपना गांव याद करोगे तो गांव जब से एकदम ब्रॉड गांव जो होगा, बहुत दूर जो होगा, वहाँ से लोकल में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है कितनी दूर है, आप सोच के देखो। आप बोलोगे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो क्या जाने के लिए एक कॉल करो तुरंत का तुरंत एम्बुलेंस आ जाएगी? आंसर इज नो। तो क्या अगर कोई एक झुग्गी झोपड़ी में गांव में इंसान रह रहा है तो उसको अगर जाना है तो कैसे जाएगा? बाइक से जाएगा, कार भी तो नहीं अवेलेबल होती ना लोगों के पास। तो ये सारी एक रीज़न है जिसकी वजह से वुमेन की डेथ हो जाती है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। चलो मान लो पहुंचा भी दिया हेल्थ सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर में पहुंचाने के बाद क्या हेल्थ सेंटर इतना एडवांस है कि अगर कोई वुमेन बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है तो क्या उनके पास तुरंत ब्लड बैंक होता है कि ऑन स्पॉट वो तुरंत ब्लड दे दें? अक्सर डेथ होती है जब वुमेन बर्थ दे देती है नेचुरल प्रोसेस से, तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा यूट्रस से जब हटता है तो बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है वुमेन को। जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रॉपर एक मेडिकल, एक स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है, जो कि अभी भी डॉक्टर्स के पास नहीं होती। जो गाँव देहात में डॉक्टर्स होते हैं उनको नहीं इस चीज़ के बारे में प्रॉपर, उनके पास टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है वो सारी चीज़ें। अगर किसी को
सिजेरिक निकालना है, ठीक है, या ऐसा कह सकते हो कि अगर ऑपरेट करके वुमेन का बर्थ दिलवानी है तो उस केस में क्या है, प्रॉपर एनेस्थीसिया ही नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि एनेस्थीसिया कोई भी डॉक्टर नहीं देता। एक प्रॉपर एनेस्थीसिक सर्जन होता है जो प्रॉपर तरीके से वुमेन को बोलते हैं ना सुन्न करता है, फिर डॉक्टर आके वो सिजेरियन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से कहीं ना कहीं एक प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बट स्टिल दीज आर कॉसेज जिसकी वजह से होता है। क्यों? ब्लड बैंक सही से नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं है, रेफरल यूनिट सही से नहीं हो पाती, जो इन सब सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देती हैं, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं इंटर स्टेट, ये जो आपको नेशनल एवरेज बताया 93 का, इसमें इंटर स्टेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। केरला और असम में बात करें तो बहुत डिफरेंस है, केरला बिहार की बात करें तो बहुत डिफरेंस। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी, केरला इस मामले में अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है कंपेयर टू यूपी, या फिर अगर आप बिहार की बात करें। इश्यूज़ अगेन आपको सारी चीज़ें बता दी। मैटरनल हेल्थ केयर डिलीवरीज़ में कितनी इनिक्विटीज़ हैं उस पर डिस्कशन करता है, कि जो एक रूरल वुमेन है उसको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं कंपेयर टू एक अर्बन वुमेन। तो ये इनिक्विटीज़ को हाईलाइट करता है, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अर्जेंट नीड का एक सवाल खड़ा होता है कि हमें जो इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर होती है, ऑब्स्टेट्रिक केयर होती है, हमें एक इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, कम्युनिटी अवेयरनेस बिल्ड करनी होगी, जिससे इमरजेंसी में वुमेन को क्या, कैसे, कौन सी केयर देनी है, बच्चे को कैसे केयर करना है, ये सारी चीज़ें एक डिसाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वुमेन एक आए तब डिसाइड हो, अच्छा डॉक्टर नहीं है चलो कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं, अच्छा आप सिरिंज नहीं है चलो कुछ सिरिंज बनाए। तो ये नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों का बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये इश्यूज़ है जो अभी उतना सही से नहीं है, तो मैंने आपको सोल्यूशन ही बता दिया, सोल्यूशन बता दिया, उससे आप प्रॉब्लम खुद ही निकाल सकते हैं कि अगर सोल्यूशन बताया जा रहा है तो प्रॉब्लम भी वही होगी जिसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर होनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टिव केयर अच्छी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं केयर अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसकी इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। अगर हम अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो रिड्यूस करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का थर्ड टारगेट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली इंडिया का जो इमेज है वो और ज़्यादा प्रमोट होगी। प्लस इसी के साथ कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है कि हेल्थ रिसोर्सेज किस तरीके से कहाँ पे एलोकेट होने हैं। केरला में एक दूसरी गवर्नमेंट है, सेंटर पे दूसरी गवर्नमेंट है, तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक बेसिक तरीके से समझा दी हैं। प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन मैंने बताया आए हुए थे, जनानी सुरक्षा योजना एक बार आप पढ़िएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल चलिए मैं आपके लिए बता देता हूँ। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इन्वेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ओके। इट इज़ ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमन। अब देखो पहले वन बाय वन लेते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इसका ये ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। मतलब जनानी सुरक्षा योजना में क्या मेन चीज़ रखी गई है, जनानी मतलब क्या, माँ की किस तरीके से सुरक्षा की जा सकती है, ये उसके ऊपर डिस्कशन किया गया। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू सिक पेशेंट्स, सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। अगेन इन्होंने गलती क्या की, इन्होंने यहाँ पे लाके इसको गलत कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जनानी सुरक्षा योजना में। जनानी सुरक्षा योजना में मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से जो वुमेन है, वुमेन की मोर्टेलिटी को रोका जा सकता है। मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही है, ठीक है। अब कहीं ना, अब वो कैसे रोका जाएगा, जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और ज़्यादा प्रमोट होगी तो उसमें ये जो वुमेन की मोर्टेलिटी है वो रिड्यूस होगी। तो उसमें ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, फिर ये स्टेटमेंट सही है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर। जनानी सुरक्षा योजना केवल वुमेन को लेकर के बात कर रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नियोनेटल देख के वो चीज़ कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग बना दी है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो है ओनली 2 करेक्ट ऑप्शन है, केवल 2 इसमें स्टेटमेंट सही हैं। तो ये जो किस तरीके से आपको ऑप्शन को क्राफ्ट करना है, किस तरीके से आपको ऑप्शन को समझना है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन से कैसे आप निकाल सकते हैं आंसर को, वो मैं PYQ सीरीज़ में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको आर्टिकल से कनेक्टेड जो PYQs हैं मैंने आपको वो समझाए हुए हैं, ठीक है।
चलिए, अगेन ये क्वेश्चन फिर आया था, मातृत्व वंदना योजना इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको आप खुद से करने की कोशिश करिए। कैश बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू मीट एनहांस न्यूट्रिशनल नीड एंड पार्शली कंपनसेट फॉर वेज लॉस। अब ये चीज़ क्या है, मातृत्व वंदना, अब ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी है। आप नेट पे सर्च करिए व्हाट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। अब मातृ वंदना योजना आप सर्च करिए, फिर आप देखिए कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया है, आप कनेक्ट करिए क्या सही है या गलत है, फिर आप एक बार उसके फीचर पढ़ेंगे, आप खुद ब खुद इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अपने तरीके से आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही है। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कंसर्न रेस किया हुआ है। जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसको चकमा हजोंग कमिटी कहते हैं, जिसमें चकमा जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं जनरली मैक्सिमम, और जो हजोंग है ये हिंदू हैं। तो जब इंडिया ईस्ट पाकिस्तान में 1961 से 65 के बीच का जो ड्यूरेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था ईस्ट पाकिस्तान से, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, ठीक है। जो ये कम्युनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी, किसके द्वारा, इनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे माइग्रेट कर गई थी। तो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी के रेफरेंस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि भाई साहब ये जितने भी चकमा हजोंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं इनको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं देनी, मतलब होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने 96 में कह दिया था, ठीक है। और तब से ये लोग रह रहे हैं, मतलब कोई उसमें वो नहीं है। पहले भी इनके अगेंस्ट काफ़ी वहाँ के लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि ये लोग बाहर के आए हैं, हमारा लोकल लाइवलीहुड ले रहे हैं, वही सेम यूजुअल पैटर्न जो होता है स्टेट्स में, तो वो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ बोल रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 96 में बोल दिया, लेकिन अभी फिर से ये इश्यू बहुत रिवाइव होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है कि भाई साहब 96 में लाइफ और लिबर्टी प्रोटेक्ट होनी चाहिए इन लोगों की, लेकिन अब यहाँ के जो लोकल यूनियंस हैं वो कह रहे हैं कि ये जितने भी चकमा हजोंग कम्युनिटीज़ लोग, इनको डिपोर्ट करो, इनको इनके वोटिंग लिस्ट से जो भी है इनको प्रॉपर तरीके से हटाया जाए। पहली बात तो अभी भी जो चकमा हजोंग कम्युनिटीज़ के लोग हैं इनको प्रॉपर वोटिंग में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ठीक है। इनको लैंड रिकॉर्ड्स भी इनका प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ रिवाइज करो, कहीं थोड़ा बहुत भी नाम है सब कुछ हटाओ, ठीक है। तो उसी के रेफरेंस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि अगर इन कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी एक्शन आप लोगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, क्योंकि 96 में कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि बिल्कुल भी किसी तरीके से आप इन चकमा हजोंग कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ उनकी लाइफ या लिबर्टी को थ्रेट में नहीं डाल सकते हो। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये जो बोला है, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस बोलो या कौन से इससे इश्यूज़ हाईलाइट हो रहे हैं वो क्या है। पहली बात तो कि रेफ्यूजी राइट के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, सिटीजनशिप इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मतलब बहुत ही कनेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये डिस्टेबलाइज होगी तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई है कि इंटरनल सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी, और उसका फ़ायदा कौन उठाएगा, वहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स इन द सेंस चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसमें कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा ना हो, तो एक क्वेश्चन रेस करता है। ये साथ ही साथ जो लोकल सेंटिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको भी हाईलाइट करता है ये टॉपिक, क्योंकि लोकल सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं कि भाई साहब इन चकमा हजोंग को हटाओ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या कह रहा है कि आपके पास लाइफ और लिबर्टी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये होगा कि जब पॉलिटिक्स होगी तो उसमें बहुत बड़ा कंटेंशियस या फिर बहुत ही ज़्यादा हीटेड टॉपिक बनने के इसके चांसेस हैं। साथ ही साथ इंडिया की जो ह्यूमन राइट इमेज है इंटरनेशनल लेवल पे, कि इंडिया किस तरीके से अपनी कंट्री में जो बाहर से लोग इमिग्रेंट्स आए हुए हैं उनको किस तरीके से वो सेफगार्ड करता है, उसकी इमेज इंडिया की इमेज, इस पे हम क्या रिएक्शन देते हैं उससे डिसाइड काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की बॉडीज़ हैं, रेफ्यूजीज़ बॉडी हैं, वो मॉनिटर करती हैं कि कहीं पे भी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर चकमा हजोंग कम्युनिटीज़ के लोगों को यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ ने इम्पैक्ट किया तो उससे कहीं ना कहीं जो यूएन में इमेज है वो ख़राब होगी इंडिया की। कहेंगे इंडिया अपने इंटरनल जो सिचुएशन है, इंटरनल जो रेफ्यूजीज़ हुए हैं उनको नहीं हैंडल कर पा रहे, ठीक है। तो ये सारे एक पॉइंट हैं इसके। अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने मेंस के रेफरेंस में आपको बताया है। ये सारे आपको आर्टिकल समझा दिए, एक बार पढ़िएगा। इसका मॉडल आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो से नॉलेज हुई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।